जय हिंद दोस्तों, टॉप फ्लाइट विश्व में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। मैं आशा करता हूँ आपकी बोर्ड की एग्जाम की तैयारी बेहतरीन चल रही होगी। उसी को और बेहतर बनाने के लिए आज हम समझने वाले हैं कक्षा 12 इतिहास के 23 महत्वपूर्ण दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं 23 कितने 23 दीर्घ उत्तरीय महत्वपूर्ण प्रश्न समझने वाले हैं। पूरी बुक के समझने वाले हैं। जितने भी प्रश्न बताऊंगा पूरी बुक के प्रश्न आपको बताने वाला हूँ। यदि आप 23 प्रश्न ये पढ़ लेते हैं तो आपके 30 नंबर अर्थात 30 अंक आपके 100% क्लियर हो जाते हैं, क्योंकि 23 प्रश्न काफ़ी हो जाते हैं। यदि आप एक क्वेश्चन को एक दिन भी पढ़ते हैं, 23 दिन में आप 23 क्वेश्चन को याद कर लेना। इनसे आपके बहुविकल्पी प्रश्न, अति लघु उत्तरीय प्रश्न में बहुत सारा सपोर्ट मिल जाएगा। तो ये 23 महत्वपूर्ण दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को अंत तक देखना, एक एक प्रश्न को नोट कर लेना, फिर उनका एक एक आंसर को आप प्रतिदिन एक एक करके याद कर लेना। चलो आइए प्रश्न को समझते हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का पहला प्रश्न है हमारा कि सिंधु घाटी सभ्यता की नगर योजना की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। देखो, मैं आपको केवल प्रश्न बताने वाला हूँ, आंसर आप अपनी बुक से पढ़ लेना, क्योंकि आंसर बताने बैठा तो ये 3 से 4-5 घंटे की वीडियो बनेगी कम से कम, क्योंकि एक प्रश्न का आंसर हमें कम से कम 200 से 250 शब्दों में देना होता है। आपको याद कर लेना, मतलब समझ समझ के आपको याद करना है, सोचना है, आप आंसर तैयार करना सीख जाओगे। आपको 2 से 3 बार पढ़ना आंसर को, आपको आंसर याद हो जाएगा। तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का पहला प्रश्न है हमारा कि सिंधु घाटी सभ्यता की नगर योजना की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। आइए सभी प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए लेकर आया हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिन्हें हम वेरी वेरी आईएमपी प्रश्न कह सकते हैं। अर्थात तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का पहला प्रश्न था कि सिंधु घाटी सभ्यता की नगर योजना की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। दूसरा प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारणों का उल्लेख कीजिए। हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारणों का उल्लेख करना, ये दूसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न सिंधु घाटी सभ्यता से कि सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख करना है। क्या करना है? सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख करना है। अथवा देखो, ये तो इस तरह पूछेगा, ये तो फिर घुमाकर इस तरह पूछता है, दूसरे शब्दों में पूछता है कि सिंधु घाटी के निवासियों का सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन, धार्मिक जीवन व कला की प्रमुख विशेषताओं की विवेचना कीजिए। या केवल आपसे इस तरह पूछ सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का या निवासियों का आर्थिक व धार्मिक जीवन की विशेषताओं की विवेचना कीजिए। अर्थात मतलब ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन पूछता है। ये तो ऐसे पूछ सकता है सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए, या धार्मिक जीवन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, या आर्थिक जीवन पर, सामाजिक जीवन पर। ये सारे टॉपिक आपको क्लियर करके जाना है। पहला टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताएं, सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन, धार्मिक जीवन, प्रमुख कला की प्रमुख विशेषताएं। ये सारे टॉपिक को आपको सिंधु घाटी सभ्यता से तैयार करके ही जाना है। और हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण को भी आपको उल्लेख है, इसको भी अच्छे से पढ़ के जाना है। सिंधु घाटी सभ्यता नगर योजना की प्रमुख विशेषताएं, ये चारों क्वेश्चन सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित हैं और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस चार में से कोई एक प्रश्न आपको बोर्ड एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। अर्थात अलग अलग सेट में आपको अलग अलग प्रश्न देखने को मिल सकता है। तो ये सभी प्रश्नों को आपको तैयार करके ही जाना है बोर्ड एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर चौथा समझो कि क्वेश्चन नंबर चौथा है कि मौर्य वंश के प्रशासन की प्रमुख विशेषताएं बतानी है। आपको मौर्य वंश के प्रशासन की प्रमुख विशेषताएं बतानी है। अथवे में पूछता है मौर्य वंश की जानकारी के स्रोतों पर प्रकाश डालिए। ये दोनों प्रश्न एक ही हैं, इन दोनों का आंसर सेम है, पर ये आपसे ओनली शब्दों को एयर फेयर कर रहा था, शब्दों को घुमा रहा है। कह रहा मौर्य वंश के प्रशासन की प्रमुख विशेषताओं की विवेचना कीजिए, अथवा मौर्य वंश की जानकारी के स्रोतों पर प्रकाश डालिए। प्रशासन, जानकारी, सेम सेम क्वेश्चन, तो आपको इस क्वेश्चन को भी तैयार करके ही जाना है बोर्ड एग्जाम में। पांचवा है, उसे समझते हैं कि ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में भारत के राजनीतिक दशा का वर्णन कीजिए, अथवा महाजनपदों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये क्वेश्चन भी एक ही है, इन दोनों का आंसर एक ही है, पर शब्दों का घुमा दिया है। इसमें 16 महाजनपदों पर टिप्पणी, अर्थात हर 16 महाजनपदों के बारे में आपको बताना है कि महाजनपदों पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। क्वेश्चन है कि ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में भारत की राजनीतिक दशा का वर्णन कीजिए। आपको अर्थात इस क्वेश्चन में आपको महाजनपदों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। इस क्वेश्चन को भी आपको तैयार कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 6वां है, अशोक कौन था, उसकी महानता के क्या कारण थे। अशोक कौन था, उसके महानता क्या कारण थे, ये भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7वां कि स्तंभ से आप क्या समझते हैं, स्तंभों के प्रकारों का वर्णन कीजिए। स्तंभ से आप क्या समझते हैं, स्तंभों के प्रकारों का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। देखो, लगभग 22 से 23 क्वेश्चन में बताने वाला हूँ, सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, सभी क्वेश्चन को तैयार कर लेना, ठीक है।
क्वेश्चन 8वां है कि मौर्य साम्राज्य के पतन के कारणों का वर्णन कीजिए। कि मौर्य वंश का अंत कैसे हुआ उसका आपको विस्तृत रूप में समझाना है। मौर्य साम्राज्य के पतन के कारणों का वर्णन करना है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि वैदिक काल के सामाजिक एवं आर्थिक जीवन का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। वैदिक काल में सामाजिक एवं आर्थिक जीवन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 10वां है स्तूप से आप क्या समझते हैं। स्तूप की संरचना पर टिप्पणी लिखिए। स्तूप से आप क्या समझते हैं। स्तूप की संरचना पर टिप्पणी लिखिए। क्वेश्चन नंबर 11 है बौद्ध धर्म की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। बौद्ध धर्म की विशेषताओं का वर्णन कीजिए अथवा बौद्ध धर्म की शिक्षाओं पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये क्वेश्चन भी एक ही है, बस इसमें भी शब्दों का हेर फेर कर दिया। एग्जामिनर ने आपको घुमा दिया, कह रहा है बौद्ध धर्म की विशेषताएं बतानी है और बौद्ध धर्म की शिक्षाओं की विशेषता। आप जब विशेषता लिखोगे तो शिक्षाओं से संबंधित विशेषताएं आपको लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि महावीर कौन थे, अर्थात महावीर स्वामी कौन थे, उनकी शिक्षाएं क्या थीं। महावीर स्वामी कौन थी, उनकी शिक्षाएं क्या थीं, या फिर महावीर स्वामी कौन थी, उनकी शिक्षाओं की विशेषताएं लिखनी है इत्यादि। इस तरह का एक क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। यदि बौद्ध धर्म से नहीं पूछेगा तो फिर जैन धर्म अर्थात महावीर स्वामी से संबंधित क्वेश्चन पूछेगा। देखो, बौद्ध धर्म अर्थात गौतम बुद्ध से संबंधित क्वेश्चन पूछेगा तो महावीर स्वामी से नहीं पूछेगा। यदि महावीर स्वामी से पूछेगा तो बौद्ध धर्म से नहीं पूछेगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 समझो कि सूफी संत के प्रमुख धार्मिक विश्वासों एवं आचरणों की व्याख्या कीजिए। ये क्वेश्चन को लगा लो आप टिक, ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट। सूफी मत के प्रमुख धार्मिक विश्वासों एवं आचरणों की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 है भक्ति आंदोलन की प्रमुख विशेषताओं का विश्लेषण कीजिए। भक्ति आंदोलन की प्रमुख विशेषताओं का विश्लेषण कीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 16 है, ये है मोस्ट VVIMP क्वेश्चन, क्योंकि विजयनगर साम्राज्य से एक क्वेश्चन न पूछा जाए ऐसा कोई सेट नहीं है आपका पेपर का। विजयनगर साम्राज्य से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। विजयनगर साम्राज्य को आपको तैयार करके जाना है। विजयनगर साम्राज्य प्रशासन, देखो विजयनगर साम्राज्य के प्रशासन के बारे में आपको बताना है। फिर इसके कलात्मक विकास के बारे में बताना। ठीक है, ये अलग प्रश्न है। देखो प्रश्न इसमें कितने सारे बनते हैं वो पहले समझाता हूँ। विजयनगर साम्राज्य प्रशासन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, ये एक प्रश्न। ये विजयनगर साम्राज्य की कलात्मक विकास पर टिप्पणी लिखिए, ये एक अलग प्रश्न है। विजयनगर साम्राज्य के पतन के प्रमुख कारण बताइए, ये एक अलग प्रश्न है। विजयनगर साम्राज्य के किलेबंदी और सड़कों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, ये एक अलग प्रश्न है। विजयनगर साम्राज्य के सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन के बारे में संक्षिप्त टिप्पणी लिखी, ये एक अलग प्रश्न है। अर्थात विजयनगर से संबंधित एक प्रश्न, 2 प्रश्न, 3 प्रश्न, 4 प्रश्न, 5 प्रश्न, लगभग 5 से 6 प्रश्न पूछे जाते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में से। आपको ये सारे टॉपिक बता दिए हैं, आपको क्लियर करके जाना है। विजयनगर साम्राज्य के प्रशासन के बारे में, कलात्मक विकास के बारे में, पतन के प्रमुख कारण कौन कौन से, किलेबंदी तथा सड़क के बारे में, सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन के बारे में। ये थे हमारे 15 नंबर तक क्वेश्चन। अब हम समझते हैं इसके आगे के कुछ क्वेश्चन बचे हैं, उन्हें भी समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है कि इस्तमारारी या स्थायी बंदोबस्त की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। इस्तमारारी या स्थायी बंदोबस्त की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 है सहायक संधि पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। सहायक संधि पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। क्वेश्चन 18 है 1857 के विद्रोह के कारणों की विवेचना कीजिए। 1857 के विद्रोह के कारणों की विवेचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 है 1857 की क्रांति की असफलताओं के प्रमुख कारणों का वर्णन करना है। देखो 1857 की क्रांति की असफलता के क्या कारण रहे, उन पर संक्षिप्त टिप्पणी आपको लिखनी है। 20वें नंबर का क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। असहयोग आंदोलन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी आपको इसमें भी लिखनी है। और 21 नंबर का है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। अर्थात स्वतंत्रता संग्राम में, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महात्मा गांधी जी का क्या योगदान रहा, इस पर आपको एक टिप्पणी लिखनी है। क्वेश्चन आएगा कि भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्र आंदोलन में महात्मा गांधी जी की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 22 है कि भारत छोड़ो आंदोलन पर एक टिप्पणी लिखिए। भारत छोड़ो आंदोलन पर एक संक्षिप्त निबंध लिखिए या टिप्पणी लिखिए। देखो यहाँ से कौन सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखो ये तो आपसे देखो, पर एक क्वेश्चन और बचा, उसे भी समझ लो। क्वेश्चन नंबर 23 है कि भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन अलग है। अब भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं से संबंधित एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, चाहे बहुविकल्पी में पूछे, चाहे अतिलघु उत्तरीय में पूछे, चाहे दीर्घ उत्तरीय में पूछे। अच्छा, लघु उत्तरीय में पूछे तो ये क्वेश्चन आपको तैयार करना है। देखो जैसे कि उसे अतिलघु उत्तरीय में पूछना होगा तो आपसे चार प्रमुख विशेषताएं पूछ लेगा। और यदि आप उसे लघु उत्तरीय में पूछना होगा तो 8 या 6 पूछ लेगा विशेषताएं। तो ये क्वेश्चन तैयार करके जाना है। अब देखो समझो कि यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछता है।
या तो आपसे पूछेगा पहले सहायक संधि, यदि सहायक संधि नहीं पूछेगा तो फिर 1857 की विद्रोह के कारण पूछेगा, यदि ये नहीं पूछेगा तो फिर ये पूछेगा 1857 की क्रांति की असफलताओं के कारण क्या था, यदि ये नहीं पूछता फिर असहयोग आंदोलन या भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन या सबनी अवज्ञा आंदोलन, या फिर यहाँ से क्वेश्चन पूछता, ये नहीं पूछता तो भारत छोड़ो आंदोलन। यहाँ से 100% इन 7-8 क्वेश्चनों में से कोई एक क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। अब मैं एग्जामिनर नहीं हूँ, ना आप एग्जामिनर हो, आपको पढ़ना है, मुझे बताना है, और एग्जामिनर का जो मूड होगा वो हिसाब से क्वेश्चन पूछेगा, पर आपका काम है आपको ये सारे प्रश्नों को तैयार करके ही जाना है। ये थे हमारे 23 नंबर तक के प्रश्न। ये सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, आपको एक बार में और बता दूं, ये सभी क्वेश्चन को आप यदि एक दिन में एक क्वेश्चन भी तैयार करते हो ना, तो 23 दिन में आपके 23 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। अभी पेपर के कम से कम और 90 से 120 दिन के आसपास का समय है। आपको इनको 2 से 3 बार रिवीजन भी कर लोगे यदि एक प्रश्न को प्रतिदिन एक ठो याद करोगे तो।